नमस्कार। आज हम पीवी शैली की कविता अ लेमेंट को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। अ लेमेंट इसका तात्पर्य है एक विलाप। कवि इस कविता में विलाप कर रहा है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh never more. O world, ए जहाँ, ओ लाइफ, ए जिंदगी, ओ टाइम, अरे वक्त। ए जहाँ, ए जिंदगी, ए वक्त, तीनों को संबोधित कर रहा है। और यहाँ फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी है। ए जहाँ, ए जिंदगी, ए वक्त, ऑन whose लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ऑन whose जिनके लास्ट स्टेप्स आखिरी सीढ़ियों पर, आई क्लाइम मैं चढ़ रहा हूँ, तुम्हारी आखिरी सीढ़ियों पर मैं चढ़ रहा हूँ। ए दुनिया, ए जीवन, ए समय, मैं तुम्हारी आखिरी सीढ़ियों पर चढ़ रहा हूँ। अर्थात कवि को लगता है कि इस दुनिया में, इस संसार में उसके दिन समाप्त हो चुके हैं, उसका जीवन समाप्त हो चुका है, उसका समय समाप्त हो चुका है। ऐसा उसे आभास हो रहा है कि ये उसका अंतिम समय चल रहा है। ऑन whose लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिनकी अंतिम सीढ़ियाँ मैं चढ़ रहा हूँ। ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, एट दैट वहीं पर, वेयर जहाँ, आई हैड स्टूड बिफोर मैं पहले खड़ा होता था, यानी मजबूती से खड़ा होता था। आज मेरे कदम वहीं पर लड़खड़ा रहे हैं जहाँ कभी मैं मजबूती से खड़ा होता था। When will return the glory of your prime? When will return? कब लौटेगा? The glory, वैभव, of your prime, तुम्हारे उत्कर्ष का, यानी कि तुम्हारे अच्छे दिन कब लौटेंगे? वो पुराने अच्छे दिन कब लौटेंगे? दुनिया के अच्छे दिन, मेरे जीवन के अच्छे दिन, मेरा अच्छा समय, ये सब कब लौटेंगे? इनका वैभव कब लौटेगा? नो मोर, बिल्कुल नहीं। ओ नेवर मोर, कभी नहीं। ये जो प्रश्न है कि पुराने अच्छे दिन कब लौटेंगे, ये संभवतः हम सभी के जीवन में होता है। हमें ऐसा लगता है कि जो पुराने दिन थे वो बहुत अच्छे थे। हम जब भी अपने बचपन को याद करते हैं तो हमें लगता है बचपन कितना अच्छा था, हमें कोई चिंता नहीं होती थी, कोई फिक्र नहीं होती थी। आज तो कितनी चिंताएं हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी समस्याएं हैं दुनिया में। लेकिन यदि आपको बचपन याद हो वाकई अच्छे से, तो आप याद कीजिए, आपको लगता था कि ये जितने भी बड़े लोग हैं ये हमारे ऊपर अपना शासन क्यों चलाते हैं, हमें इनके अनुसार क्यों चलना पड़ता है। जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम अपने अनुसार चलेंगे, अपने अनुसार काम करेंगे, ऐसा आप सभी को लगता होगा। लेकिन आज अब उसी बचपन को याद करते हैं तो बड़ा, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बनकर। नहीं, ऐसा नहीं था। उस वक्त भी आपको लगता था कि बहुत समस्याएं हैं भाई दुनिया में। और आज आप स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि इतनी परीक्षाएं हैं, जब देखो तब एग्ज़ाम आ जाते हैं, कभी हाफ ईयरली, कभी एनुअल, अब उसके बाद कंपटीशंस देने हैं, जॉब ढूंढनी है। तो ऐसा जब आपका प्रेजेंट होता है, जो आपका वर्तमान होता है, उसमें आपको लगता है कि समस्याएं बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं। और यही वक्त जब बीत जाता है तो आपको लगता है क्या दिन थे वो भी क्या दिन थे। तो यही इस कवि के साथ भी समस्या है कि वो याद कर रहा है पुराने दिनों को। जबकि मैं आपको इसके बचपन के बारे में बताऊं, इसको स्कूल में कहा जाता था पागल शैली, मैड शैली कहा जाता था। और वो एक सोशली ऑस्ट्रेसाइज्ड व्यक्ति था, यानी सामाजिक रूप से अछूत मान लीजिए आप उसको। उसके साथ बच्चे खेलना पसंद नहीं करते थे, उसको पागल बोलते थे। और जब वो बड़ा हुआ और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ उसने एक पैम्फलेट लिखी थी।
जिसका नाम था नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। और इस पैम्फलेट की वजह से उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया था। और उसने 19 साल की अवस्था में हैरियट वेस्टब्रुक से शादी कर ली, और उसमें भी वो शादी कामयाब नहीं हुई, सेपरेशन हो गया उसके। हैरियट वेस्टब्रुक की बाद में मृत्यु हो गई, उसने आत्महत्या कर ली। और उसके जो बच्चे थे, बच्चों की कस्टडी के लिए उसने केस डाला, लेकिन कोर्ट ने कहा कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें बच्चे दिए जाएं, तो उसको बच्चों की कस्टडी भी नहीं मिली। तो सारा जीवन उसका दुखों से ही भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो याद कर रहा है कि पुराने दिन, वो पुराने अच्छे दिन, उनका वैभव कब लौटेगा। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। तो तुम्हारे अच्छे दिनों का, तुम्हारे अतीत का वैभव कब लौटेगा। नो मोर ओ नेवर मोर, नहीं, कभी नहीं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात में से, मेरे जो दिन हैं और मेरी जो रातें हैं उनमें से अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, एक आनंद उड़ गया है। यानी प्रसन्नता, आनंद मेरे जीवन से गायब हो गया है, उड़ गया है। पहले हुआ करता था लेकिन अब गायब हो गया है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो। फ्रेश स्प्रिंग, जो स्प्रिंग सीज़न है, वसंत का मौसम है, उसके लिए फ्रेश, तरोताज़ा शब्द उसने यूज़ किया है। और समर, समर भी यूरोपियन कंट्रीज़ में स्प्रिंग सीज़न और समर सीज़न, ये बहुत ही सुखद मौसम होते हैं। और विंटर लंबा होता है, सर्दियाँ लंबी होती हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ जम जाती है, जिससे वो चारों तरफ सफ़ेदी दिखाई देती है। होर का मतलब होता है सफ़ेदी। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो उसको भी होर ही बोला जाता है। और विंटर भी जो सीज़न है यूरोपियन कंट्रीज़ में, चारों तरफ बर्फ़ जम जाती है, तो वहाँ भी सफ़ेदी दिखाई देती है। तो उसने विंटर के लिए जो एडजेक्टिव यूज़ किया है, जो विशेषण यूज़ किया है, वो होर यूज़ किया है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो। तो ये जो मौसम हैं, बदलते हुए मौसम हैं, चाहे स्प्रिंग हो, बसंत का मौसम आए, चाहे बहार आए, चाहे ख़िज़ां आए, चाहे सर्दी आए, गर्मी आए, ये सारे बदलते हुए मौसम मूव माई फेंट हार्ट, मूव माई फेंट हार्ट, मेरे दुखी हृदय को, मूव मतलब भर देते हैं या उस पर प्रभाव डालते हैं, विद ग्रीफ, दुख से। ग्रीफ मीन्स दुख होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये बदलते हुए मौसम मेरे हृदय को दुख से भर देते हैं। स्प्रिंग सीज़न, बहार का मौसम होता है, तो चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ सुगंधित हवा चलती है, रंग बिरंगे पुष्प खिलते हैं, हरियाली होती है, चिड़ियाँ चहचहाती हैं समर सीज़न में। तो बहुत सुहावना होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में ये मौसम। लेकिन कवि के हृदय को ये सुहावना मौसम भी प्रसन्नता से नहीं भर पाता। ये सुहावना मौसम भी उसके हृदय में क्या भरता है? ग्रीफ, दुख। बट विद डिलाइट, लेकिन प्रसन्नता से, डिलाइट मीन्स प्रसन्नता, लेकिन प्रसन्नता से, नो मोर, नहीं, अब नहीं, ओह नेवर मोर, कभी नहीं। उसे लगता है ना तो अब प्रसन्नता से भर रहा है मेरे हृदय को ये मौसम, कोई भी मौसम, और ना ही भविष्य में कभी भरेगा। यानी आने वाले भविष्य में भी उसे प्रसन्नता मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। शैली की कविताएं जनरली जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दुखों का वर्णन तो होता है, लेकिन आशा की एक किरण भी होती है। ओड टू वेस्ट विंड आपने पढ़ी है, और उसमें वो कहता है कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर ख़िज़ां आ गई तो बहार कौन सा दूर है, बहार भी आ ही जाएगी अगर ख़िज़ां आ गई है तो, यानी पतझड़ आ गया तो बसंत भी आ ही जाएगा। तो एक आशावादी दृष्टिकोण उसका होता है कविताओं में, लेकिन ये कविता थोड़ी सी भिन्न है इस मामले में। यहाँ उसको लगता नहीं कि उसके
जीवन में फिर से कभी प्रसन्नता आएगी। ये पूरा निराशा से भरी हुई कविता है। शायद इसीलिए इसका टाइटल भी लेमेंट है, विलाप है। वो रो रहा है, उसे लगता है कि उससे सब कुछ छिन गया है और उसे वो फिर कभी वापस नहीं मिलेगा। जो कुछ ज़िंदगी ने उससे छीन लिया है वो उसको वापस नहीं मिलेगा। यदि इस पोइम का आप स्ट्रक्चर देखें तो 2 स्टेंजा हैं इस पोइम में, 10 लाइन्स हैं टोटल और 5 लाइन्स के 2 स्टेंजा हैं। राइम स्कीम अगर आप देखें, टाइम, क्लाइम, ये दोनों राइम करते हैं आपस में, टाइम, क्लाइम, प्राइम। और बिफोर, मोर। तो राइम स्कीम आप कहेंगे ए बी, ए बी। और यही दूसरे स्टेंजा की भी राइम स्कीम है। फिगर ऑफ स्पीच आप देख सकते हैं, पहले ही लाइन में, पहली पंक्ति में आप देखेंगे एपोस्ट्रॉफी है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। जब किसी को डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है, किसी बेजुबान चीज़ को या बेजान चीज़ को या किसी मरे हुए व्यक्ति को या फिर किसी अनुपस्थित व्यक्ति को, तो वहाँ फिगर ऑफ स्पीच होता है एपोस्ट्रॉफी, जो कि यहाँ भी है। और एलिटरेशन आपको मिलेगा कई जगह, व्हेन, विल, ये डब्लू साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ भी एलिटरेशन है। फ्रेश, स्प्रिंग, समर, यहाँ पर ही एलिटरेशन है। और एक्सक्लेमेशन उसने बार बार यूज़ किया है, जो उसकी टोरेंट फीलिंग्स को दिखाता है। उसकी जो हृदय है भावनाओं से बहुत भरा हुआ है, तो जब हृदय की भावनाएं एकदम से निकलती हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रूप में निकलती हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। और मुझे उम्मीद है ये कविता आपको पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। धन्यवाद।